जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय को जीरो लेवल से सीखने का प्रयास करेंगे। आशा करती हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आएगा। व्याकरण स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम हिंदी विषय के बारे में जान लेते हैं। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। भाषा क्या है? भाषा विचारों का आदान प्रदान। जो मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। समझ गए? अब हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द न होके फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा को अपने भारत के संविधान में कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया है? राजभाषा या राष्ट्रभाषा? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हिंदी अपने संविधान में भारत की राजभाषा है, जिसको मान्यता 14 सितंबर 1949 को दी गई। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जी दोस्तों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखें कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलो दोस्तों, हम व्याकरण टॉपिक की शुरुआत करते हैं। भूमिका से। व्याकरण शब्द वि, धन, आ, धन, करण। करण में क्रे, धन, अन। मतलब संस्कृत में इसका टुकड़ा होगा क्री, धन, अन के योग से बना है, जिसमें वि और आ है उपसर्ग और करण है प्रत्यय। वि उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष रूप से, आ उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर से, इस प्रकार करण का अर्थ होता है करने वाला। इस प्रकार व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ विशेष रूप से, चारों ओर से, भाषा को शुद्ध करने वाला। अर्थात जो भाषा को नियमों में आबद्ध करता है उसे व्याकरण कहते हैं, अथवा शब्दानुशासन व्याकरण कहलाता है। मतलब कि व्याकरण हमें शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने का ज्ञान करवाता है। व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने व बोलने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि व्याकरण हमें ये सिखाता है कि भाषा को कैसे लिखते हैं। व्याकरण के कुछ नियम होते हैं। कुछ टिप्पणियाँ बताऊंगी दोस्तों मैं आपको, जिसमें से अपनी पहली है, हिंदी में संयुक्त व्यंजनों के अलावा टुकड़ा किया हुआ रूप सर्वाधिक शुद्ध होता है। जी दोस्तों, अपने हिंदी में संयुक्त व्यंजनों के अलावा टुकड़ा किया हुआ रूप सर्वाधिक शुद्ध होता है। जैसे मैंने 3 उदाहरण दे रखे, आबद्ध, कक्षा और विद्यालय। इन तीनों में कौन से शुद्ध हैं और कौन से अशुद्ध हैं? आबद्ध ये वाला शुद्ध है, कक्षा ये वाली शुद्ध है और विद्यालय ये वाला शुद्ध है। क्योंकि हिंदी में संयुक्त व्यंजनों के अलावा सर्वाधिक शुद्ध टुकड़ा किया हुआ रूप ही होता है। व्याकरण शब्द तथा ग्रंथों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जबकि पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग होता है। इसको समझिए दोस्तों। व्याकरण शब्द क्या है?
पुल्लिंग और ग्रंथों के नाम क्या हैं? पुल्लिंग। जबकि पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है। वो कैसे दोस्तों? जैसे कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण लिखा, तो व्याकरण क्या है? यहाँ पे ग्रंथ है। और वाल्मीकि ने रामायण लिखा, तो रामायण भी ग्रंथ है। अभी यही दो उदाहरण अपन ऐसे पेश करना चाहे कि कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण नामक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? व्याकरण नामक पुस्तक लिखी। तो दोस्तों अपन इसको कैसे पेश करेंगे? पुस्तक आते ही ये हो गया स्त्रीलिंग। और वाल्मीकि ने रामायण नामक पुस्तक लिखी, तो यहाँ रामायण क्या हो गया? स्त्रीलिंग, क्योंकि पुस्तक शब्द लगते ही। तीसरा है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के अंत में से ना हटाकर धातु का निर्माण किया जाता है। धातु मूल रूप से मतलब संस्कृत की, जिसको संस्कृत में धातु कहते हैं, हिंदी में हम उसे क्या कहेंगे? क्रिया। और क्रिया के अंत में से ना हटाकर धातु का निर्माण कैसे करेंगे? जैसे क्रिया है चलना, खाना, पीना, करना, सोना, जाना इत्यादि। अब इन शब्दों के पीछे ना लगाए हैं ना, उन सब को हटाकर अपन धातु बनाएंगे। कैसे दोस्तों? चलना का हो गया चल, ना हटाते ही। खाना का हो गया खा, पीना का हो गया पी, और करना का हो गया कर, और सोना का हो गया सो, और जाना का हो गया जा। चल, खा, पी, कर, सो, जा, ये सब क्या है? धातु है। आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे वाक्य है, लेकिन ये याद करने के लिए बनाया है। ये सब क्या है? धातु है। अब व्याकरण विषय की सामान्य जानकारी अपन ले चुके हैं। अब व्याकरण के भाग कितने होते हैं? भाग मतलब इसके भेद कितने हैं? कितने भाग करके अपन व्याकरण को पढ़ेंगे? इसके 3 भाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे ए, क, मैं। यहाँ पे दोस्तों यह है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर मौखिक रूप से पूछे तो वो क्या होगी? ध्वनि। और ध्वनि को अपन लिख देंगे, वो क्या होंगे? वर्ण। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपको वर्ण नहीं करना है, वहाँ होगी ध्वनि। और क्वेश्चन ऐसे आए कि भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तब आएगा वर्ण। अगर इसमें लिखित और मौखिक नहीं आए और सीधा ऐसे ही आए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वर्ण। अब होगा शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि वर्ण लिखे अपन, वर्ण तो मतलब लिख देंगे अपन क ख ग घ ङ, लेकिन उसका सार्थक मतलब उसका अर्थ भी होना चाहिए। जैसे कमल, तो कमल का अर्थ है नाम भी हो सकता है, कमल का फूल भी हो सकता है। लमक, लमक तो कुछ भी नहीं है। राकेश, चंद्रमा। भोजन, खाद्य पदार्थ। पानी, पेय पदार्थ। मतलब इन सब का क्या है? अर्थ है। इसलिए वर्णों के सार्थक समूह को ही अपन शब्द कहेंगे। तीसरा है व्याकरण का भाग वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह से बना वाक्य कहलाता है, जो एक पूर्ण विचार या अर्थ व्यक्त करता है। मतलब
शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए कि उसका अर्थ व्यक्त हो पूर्ण विचार के साथ। जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो अपन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि है जाता स्कूल राम, मतलब ये क्रम ही उल्टा हो गया। तो राम स्कूल जाता है, हाँ, क्योंकि ये सार्थक है, सबको समझ में आ रहा है कि राम स्कूल जा रहा है या जाता है। सब घूमने जाते हैं, सब घूमने जाते हैं, ये सार्थक शब्दों से बना वाक्य है जो अर्थ व्यक्त कर रहा है कि सब घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सब घूमने। इस प्रकार दोस्तों, आज हम व्याकरण विषय के बारे में जानकारी ले चुके हैं सामान्य रूप से। आगे की मेरी कक्षाएं वर्ण विचार से शुरू होगी। वर्ण के बारे में मैं आपको बता दी हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या है? वर्ण। इसका विस्तार से वर्णन अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक बार इसका दौरान कर लेते हैं। जी दोस्तों, इसका दौरान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन पढ़ने के बाद में दौरान करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे अपनी पढ़ी हुई चीज़ें याद रहती है। चलो दोस्तों, मैंने शुरुआत की व्याकरण से, जिसमें व्याकरण शब्द के बारे में सामान्य जानकारी दी। जैसे कि व्याकरण शब्द वि, धन, आ, धन करण के योग से बना है। इसमें वि और आ उपसर्ग हैं और करण क्या है? प्रत्यय, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से चारों ओर से भाषा को शुद्ध करने वाला, अर्थात जो भाषा को नियमों में आबद्ध करता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण, अथवा शब्दानुशासन व्याकरण कहलाता है। शब्दानुशासन मतलब शब्दों का अनुशासन, मतलब शब्दों को कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे, इसका ज्ञान कौन कराता है? व्याकरण। व्याकरण हमें शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सिखाता है। यहाँ तक क्लियर है? फिर है, मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण बातें बताई, जिनमें से है हिंदी में संयुक्त व्यंजनों के अलावा टुकड़ा किया हुआ रूप सर्वाधिक शुद्ध होता है। जी दोस्तों, अपने आगे वाक्य शुद्धि भी आएगी, शब्द शुद्धि भी आएगी। शब्द शुद्धि में अपन को ध्यान रखना है कि हिंदी में संयुक्त व्यंजन हैं अपने कितने हैं? 5 हैं। पहले 4 थे, अब अड़ को भी शामिल कर लिया गया है, अक्षर त्रय ज्ञ और लय। लेकिन अभी भी सभी स्कूलों में 4 ही संयुक्त व्यंजन पढ़ाए जा रहे हैं। उनमें से अपन को क्या करना है कि जो संयुक्त व्यंजन है ना, उनके अलावा टुकड़ा किया हुआ रूप ही शुद्ध मानना है शब्द शुद्धि में। जैसे आबद्ध, कक्षा और विद्यालय, इसमें मैंने आबद्ध को आबद्ध टुकड़ा किया हुआ सही है, कक्षा संयुक्त व्यंजन है इसलिए ऊपर वाला सही है, विद्यालय इसमें है ना टुकड़ा किया हुआ रूप सर्वाधिक शुद्ध होगा तो विद्यालय नीचे वाला सही है। व्याकरण शब्द तथा ग्रंथों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जबकि पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग होता है। इसको अपन ने अच्छे से समझा। व्याकरण शब्द तो मतलब व्याकरण शब्द तो अपन को सुबह ऊपर से ही पता चल गया होगा कि अपन को शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाता है। सिखाता है मतलब पुल्लिंग है। व्याकरण शब्द तथा ग्रंथों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जबकि पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग होता है। जैसे कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण लिखा। व्याकरण लिखा मतलब यहाँ ग्रंथ है, और इसी को अपन सेंटेंस को ऐसे लिखे कि कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण नामक पुस्तक लिखी। तो ये सेंटेंस अपना क्या हो जाएगा? व्याकरण शब्द इसमें क्या होगा? स्त्रीलिंग, क्योंकि व्याकरण के आगे क्या है? पुस्तक।
व्याकरण नामक पुस्तक, इसलिए इसी प्रकार वाल्मीकि ने रामायण लिखा। तो अगर ऐसी आ जाएगी वाल्मीकि ने रामायण नामक पुस्तक लिखी तो रामायण यहाँ पे पुस्तक का रूप ले लेती है तो स्त्रीलिंग हो जाएगी, वैसे है पुल्लिंग। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आया। आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट बताया मैंने, धातु। धातु मतलब संस्कृत में धातु और हिंदी में क्रिया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के अंत में से ना हटाकर धातु का निर्माण किया जाता है। कैसे? जैसे कि चलना, खाना, पीना, करना, सोना, जाना। अब इनमें से लास्ट में से ना हटाएंगे तो चलना को चल, खाना को खा, पीना को पी और करना को कर और सोना को सो और जाना को जा हो जाता है। और ये हो जाता है चल खा पी कर सो जा। ये सब क्या है? धातु। अब हैं आगे व्याकरण के भाग। व्याकरण के कितने भाग हैं, कितने भेद हैं? ये हैं 3, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण किसे कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, बस। फिर है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे, जैसे कमल, राकेश, भोजन, पानी। फिर है वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह से बना वाक्य कहलाता है, जो एक पूर्ण विचार या अर्थ व्यक्त करता है। जैसे राम स्कूल जाता है, सब घूमने जाते हैं, ऐसे। जी दोस्तों, अपना ये व्याकरण का टॉपिक कंप्लीट हुआ, मतलब व्याकरण का सामान्य परिचय। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, वो बहुत ही सरल भाषा में और क्लास में ही याद करवाने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।